Good morning, everyone. In political science, we are covering the second chapter, Era of One Party Dominance. And this party is none other than Indian National Congress. हम जान रहे थे कि शुरुआत में इंडिपेंडेंस के बाद एक पार्टी ने डोमिनेट किया इंडियन पॉलिटिक्स को और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी. Soon after the first elections in 1952, as the results portrayed that it is one party which is going to dominate Indian politics for a long time, और वो कांग्रेस थी. उन्हें 74% जो सीट्स थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली. But was there any opposition? Were there any other parties? Yes, there was opposition. Opposition parties उस समय थी, और जैसा हमने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, those parties were there. Even भारतीय जनता संघ, those parties were there. These parties we have already discussed, many of them. Socialist party, communist party, and Bharatiya Jana Sangh, apart from other parties. But what is interesting is कि उन्हें 74% सीट्स तो मिली, but what the percentage of votes जो कांग्रेस को मिला, that was only 45% votes, which means कि और लोग भी थे और पार्टीज भी थी जहाँ पर वोट्स जिन्हें मिले. But on the political scene, there was just one party which was dominating. They dominated the first three elections, and in पहले तीन इलेक्शंस में हम देखते हैं कि कांग्रेस को 2/3 सीट्स मिलती रही, एंड उनकी आराम से जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म होती रही. ओके, we have seen the reasons why this happened. कांग्रेस वॉज सीन एज एन इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट. जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसका ठीक फ़ायदा कांग्रेस को मिला. जो भी उनके लीडर्स थे वो ज़्यादातर उसी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से निकले हुए लीडर्स थे. मैनी लीडर्स हु वर इन द फोर फ्रंट ऑफ दैट स्ट्रगल वर नाउ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एज कांग्रेस कैंडिडेट्स. तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट्स की तरह नहीं लोग उनको देख रहे थे, उन्हें फ्रीडम फाइटर्स की तरह देख रहे थे, एंड रिस्पेक्ट एंड ऑब्वियसली वोट्स मिल रहे थे उन्हें. कांग्रेस वॉज ऑलरेडी अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज पार्टी. ये उनके एक फेवर में जाता है कि कांग्रेस उस समय बहुत वेरी वेल ऑर्गेनाइज थी. दे हैड देयर प्रेजेंस थ्रू आउट द कंट्री. उनका एक स्ट्रक्चर था, इवन एट द विलेज लेवल उनके कार्यकर्ता थे. तो दे वर हैविंग एन एडवांटेज ओवर अदर पार्टीज जिन्होंने जस्ट फॉर्म करना ही शुरू हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद. And it was Congress जिसको इसका एडवांटेज था. At that time, the other parties would even think of a strategy. The Congress had already started its campaign, and इस उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो ग्रास रूट लेवल पे जो ऑलरेडी उनके लोग थे, उससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा था. It had an organizational network down to the local level. Now ये सारे फैक्टर्स कि वो इनहेरिटर है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के, उनके लीडर्स वही हैं जो फ्रीडम फाइटर्स थे, एंड उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्केल पर गांव के लेवल तक उनके लोग थे. इस वजह से भी वो जीत रहे थे. चैलेंज करने वाले जो लोग थे वो उनके पास ये एडवांटेजेस नहीं थे. कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन. कांग्रेस का हम देखते हैं कि ये एक ऐसी पार्टी थी जिसमें कई तरह के आइडियोलॉजी, कई तरह के सोशल ग्रुप्स इसमें शामिल थे. नॉर्मली हम देखते हैं कि एक पार्टी में एक पर्टिकुलर सोच के लोग होते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं था. स्टार्टिंग में कांग्रेस वॉज एन अपर क्लास, अपर कास्ट, इंग्लिश स्पीकिंग एलीट लोगों की पार्टी थी. जब ये शुरुआत हुई इसकी तो ये एलीट लोगों की, अपर क्लास लोगों की पार्टी थी. पर धीरे धीरे जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया कांग्रेस ने, उनका बेस बढ़ते गया, एंड उसमें अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप्स आते गए. ओके, कांग्रेस बिगैन एज एन अपर कास्ट इंग्लिश स्पीकिंग डोमिनेटेड पार्टी, बट सून दे ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स. ये भी एक इनका एडवांटेज था कि इसमें डाइवर्स ग्रुप्स जिनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं था, इनफैक्ट अपोज करते थे. एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जो चाहिए वो पीजेंट्स को नहीं चाहिए, पीजेंट्स को जो उसकी डिमांड्स है वो इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड्स नहीं है. बट कांग्रेस के अंदर पीजेंट्स भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, शहर में रहने वाले लोग भी थे, अर्बन ड्वेलर्स, दे वर विलेजेस ऑल्सो, दे वर लोअर मिडिल अपर कास्ट क्लास, सभी तरह के लोग
बिकॉज ऑफ इट्स पार्टिसिपेशन इन द नेशनल मूवमेंट। हर तरह के लोग इनसे जुड़ चुके थे। इट्स लीडरशिप ऑल्सो एक्सपेंडेड। ऐसा नहीं है कि उनके लीडर्स केवल अपर कास्ट इंग्लिश स्पीकिंग वो एलीट लोग रहे। इनके जो लीडर्स थे वो रूरल बेस्ड लीडर्स भी हुए एंड पीजेंट क्लास से रूरल क्लास से भी लोग लीडर्स कांग्रेस में बने। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कांग्रेस अपने आप में एक रेनबो लाइक सोशल कोएलिशन बन चुका था। कोएलिशन हम कहते हैं जब कई डिफरेंट तरह के लोग शामिल होते हैं, तो ये एक कोएलिशन बन चुका था। ओके, कांग्रेस वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप्स। बाकी ग्रुप्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म था जहाँ से लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे एंड इवन पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक पार्ट इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। यहाँ तक एक और यूनिक चीज़ थी कि प्री इंडिपेंडेंस डेज में हम देखते हैं कि मैनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टीज विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन and organizational structure were allowed to exist within the Congress। So कांग्रेस एक अम्ब्रेला पार्टी थी और उसके अंदर भी बाकी पार्टीज भी नेशनल मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे। ओके, कांग्रेस के साथ मिलकर, जबकि उनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अपना अलग स्ट्रक्चर है, उनके अपने अलग लीडर्स हैं, बट वो भी कांग्रेस के साथ मिलकर नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ओके, this we learned about Communist Party of India। Tolerance and management of factions। कांग्रेस के अंदर ही फैक्शंस थे। नॉर्मली पार्टीज में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है, बट यहाँ देख रहे हैं कि कांग्रेस में ही, क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे, कांग्रेस के अंदर ही डिफरेंट फैक्शंस थे, बट इन फैक्शंस का काफ़ी हद तक कांग्रेस को फ़ायदा मिल रहा था। जो हेल्दी कंपटीशन एंड हर तरह के आइडियोलॉजी के लोग का होना, इसका मतलब था कि कांग्रेस एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कर रही थी और कांग्रेस में हर सोशल ग्रुप के लिए प्रोग्राम्स में उनके लिए जगह थी। द कोएलिशन लाइक करेक्टर ऑफ द कांग्रेस गेव इट अनयूजुअल स्ट्रेंथ। इस कोएलिशन जो स्ट्रक्चर था, अलग अलग तरह के लोग जो कांग्रेस में आ चुके थे, उससे कांग्रेस को काफ़ी मजबूती मिल चुकी थी। पहला पॉइंट है, अ कोएलिशन अकोमोडेट्स ऑल दोज हु जॉइन इट। जो भी लोग उस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे वो सभी लोगों को अकोमोडेट कर लेगी है कोएलिशन। देयरफॉर इट हैज टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन एंड स्ट्राइक अ बैलेंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल इश्यूज। एक पर्टिकुलर इशू पे एक एक्सट्रीम व्यू नहीं ले सकते, क्योंकि उस पार्टी के अंदर सभी तरह के लोग हैं, इसीलिए उन्हें सभी इशू को बैलेंस लेकर चलना था। एनीथिंग दैट द अपोजिशन वांटेड टू से, ना अपोजिशन किस बेसिस पर अपोज करेगा, जो भी वो पॉइंट लेकर आ रहे हैं वो कांग्रेस के प्रोग्राम और आइडियोलॉजी में पहले से होते थे। तो कांग्रेस को अपोज करना, उनकी किसी पॉलिसी को अपोज करना बहुत मुश्किल था फॉर एनी अपोजिशन पार्टी। एनीथिंग दैट द अपोजिशन वांटेड टू से would also find a place in the program and policies of the Congress। एंड यहाँ पे ग्रेटर टॉलरेंस था अमंग्स इंटरनल डिफरेंसेस एंड एम्बिशंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड लीडर्स आर अकोमोडेटेड। ये जो चीज़ ये इनफैक्ट पहले है, बट अब यही कांग्रेस के लिए अगर प्रेजेंट टाइम्स में देखें तो ये प्रॉब्लम है। डिफरेंट तरह के लीडर्स हैं, दे ऑल वांट देयर पोजीशंस इन द कांग्रेस एंड दैट इज व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट। ओके, instead of being a weakness, internal factionism became a strength। internal factions weakness का निशानी होते हैं प्रेजेंट डे कांग्रेस में। आज के सर्कमस्टेंसेस में ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है, बट उस समय ये उनके लिए एक स्ट्रेंथ थी। Since there was room within the party for various factions to fight with each other, उन्हें बाहर के अपोजिशन से इतना कोई चैलेंज नहीं मिल रहा था, इसलिए अगर डिफरेंट फैक्शंस आपस में कांग्रेस के अंदर ही उनमें मतभेद थे या थोड़ा उनमें कहासुनी थी, तो इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई एक रियल सेंस में अपोजिशन नहीं था। तो ऐसा हो सकता था तब, बट अब ये नहीं हो सकता, इसलिए अब इसका प्रॉब्लम है। इट मेंट दैट लीडर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजीज रिमेन्ड विद इन द कांग्रेस रादर देन गो आउट एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी। तो फैक्शंस में सपोज कांग्रेस के दो ग्रुप हैं, उनमें आपस में नहीं बनती, उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, ये दो फैक्शंस हो गए, आपस में ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर फिर भी वो रह रहे हैं, कांग्रेस की पार्टी को छोड़कर अलग पार्टी वो नहीं बना रहे हैं।
तो ऐसा होते रहा, कांग्रेस के अंदर फैक्शन डिफरेंट बनते रहे। ये हमेशा से था, पहले भी। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू और उनके फादर हम देखते हैं मोतीलाल नेहरू, उनकी आइडियोलॉजी अलग थी। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस को छोड़कर चले गए, उन्होंने बाद में पार्टी अलग बना ली। लेकिन बाद में जब कांग्रेस नेहरू जी के अंडर में या फिर गांधी जी जब इंडिया में आते हैं, उसके बाद कांग्रेस का विस्तार होता है, दे एक्सपैंड। तो उसके बाद से कांग्रेस एक बहुत ही लार्ज स्केल पे बहुत बड़ी पार्टी बन गई। ओके, नाउ पॉलिटिकल कंपटीशन देयरफॉर टुक प्लेस विद इन दी कांग्रेस। कांग्रेस के लीडर्स में आपस में ही कंपटीशन थी। इन दैट सेंस, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन, द कांग्रेस एक्टेड बोथ एज द रूलिंग पार्टी एज वेल एज द अपोजिशन। क्योंकि रियल कोई अपोजिशन नहीं होने की वजह से हम देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर ही फैक्शंस डेवलप हो गए थे, और कांग्रेस रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी दोनों का ही रोल एक तरीके से कर रही थी। और ये इंडियन, दैट इज वाई दिस एरा, शुरुआत का जो दौर है इंडियन पॉलिटिक्स का, इसे कांग्रेस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी थी और कांग्रेस ही एक तरह की अपोजिशन पार्टीज थी। वी आर नॉट सेइंग कि कोई और अपोजिशन नहीं थी, बट वो अपोजिशन उतना यूनाइटेड और उनका उतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं था। पॉकेट्स में थे, समवेयर इन केरला दे वर सक्सीडिंग, बट इन द एंटायर कंट्री इट वाज कांग्रेस ऑल द वे। अपोजिशन पार्टीज इमर्ज हुई कांग्रेस के विद इन, बाद में धीरे धीरे फिर उसमें से अपोजिशन पार्टीज इमर्ज हुई। इवन देन इंडिया हैड अ लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टीज। हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन डेमोक्रेसी मीनिंगलेस थी, बिकॉज देयर वाज नो अपोजिशन। यस, देयर वाज अपोजिशन, एंड बाकी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज में जितनी अपोजिशन पार्टीज नहीं होती हैं, उससे ज़्यादा इंडिया में थी। सम ऑफ दीज केम इनटू बीइंग इवन बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952। तो पहले इलेक्शन से ही हम देख रहे हैं, उसमें एवरेज हमने पढ़ा था कि ऑन एन एवरेज हर सीट से 4 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा था। ज़रूरी नहीं है सभी पार्टी के रहे हों, उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट के अलावा कई सारे इंडिपेंडेंट्स भी रहे होंगे, बट ये 4 का एवरेज आना कि एक सीट से कम 4 लोग तो लड़ ही रहे थे, इट वॉज साइन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी। ओके, तो ये दौर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इनफैक्ट वी हैव सीन कि वाई कांग्रेस वॉज डोमिनेटिंग, वो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस में किस किस आइडियोलॉजी के लोग थे, वो चीज़ हमने देखी। एंड कांग्रेस के विद इन फैक्शंस थे, लेकिन उन फैक्शंस को अकोमोडेट किया जा रहा था, उनके लीडर्स को अकोमोडेट किया जा रहा था, और इसको एक हेल्दी कंपटीशन माना गया है, बिकॉज देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ रियल अपोजिशन। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव रेड अबाउट। और ये जो एरा है शुरुआत का, फर्स्ट 3 इलेक्शंस कांग्रेस कंफर्टेबली जीतती रही, 2/3 मेजॉरिटी से वो जीतते रहे। इन दी अर्ली ईयर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट also between the leaders of the Congress and those of the opposition। ये भी एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम देखते हैं यहाँ पर, और इसमें कुछ इंसिडेंट दिए गए हैं। दी फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद अपोजिशन लीडर्स लाइक डॉक्टर अंबेडकर एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कैबिनेट के मेंबर्स थे, जबकि हम देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड B.R. अम्बेडकर एंड नेहरू, ये 3 डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग हैं, एंड फिर भी ये को एग्जिस्टेड। ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हम पढ़ेंगे, जिन्होंने जनसंघ की शुरुआत की, उनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस की आइडियोलॉजी से काफ़ी हद तक अलग हुई। तो एज ए लीडर अगर हम बात करें तो नेहरू, B.R. अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, बट इंटरिम गवर्नमेंट में ये सभी लोग एक साथ काम कर रहे थे। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद इंक्लूडेड अपोजिशन लीडर्स लाइक डॉक्टर अम्बेडकर एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में इंक्लूड हुए। जवाहरलाल नेहरू ऑफर रिफर्ड टू हिज फॉन्डनेस फॉर द सोशलिस्ट पार्टी, वो एक तरह के सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के थे, इसलिए सोशलिस्ट पार्टी, एंड इनवाइटेड सोशलिस्ट लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायण को उन्होंने इनवाइट किया था कि आप आइए और हमारी गवर्नमेंट को आप ज्वाइन कीजिए। तो एक यूनिक चीज़ है कि रूलिंग पार्टी का लीडर एक अपोजिशन पार्टी के लीडर को इनवाइट कर रहा है कोalition ज्वाइन करने के लिए, गवर्नमेंट ज्वाइन करने के लिए। तो ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट था एक दूसरे के लिए, और अपोजिशन पार्टीज भी अपोज करती भी थी, तो वो जो अपोजिशन था वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल होता था। हमने दिस फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री वाज क्वाइट यूनिक।
This inclusive character of the nationalist movement led by the Congress enabled to attract different sections, groups and interests, making it a broad-based social and ideological coalition. Lot of details have been given. What you need to understand is कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी। शुरुआत के पहले 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने डोमिनेट किया, 2/3 मेजोरिटी से वो जीतते रहे, उनकी गवर्नमेंट बनती रही। अपोजिशन बहुत ज़्यादा नहीं था, बट था वहाँ पर अपोजिशन पार्टीज दे स्टार्टेड कमिंग अप एंड ये इनिशियल जो एरा है इंडियन पॉलिटिक्स का, दिस इज नोन एज द कांग्रेस सिस्टम बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। ओके, so this is about Congress, and few details about Shyama Prasad Mukherjee have been given here. He was a leader of the Hindu Mahasabha and founder of the Bharatiya Jana Sangh, minister of Nehru's first cabinet after independence, resigned in 1950 due to differences over relations with Pakistan. ये इंटरिम गवर्नमेंट में उनके साथ थे। 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था, बट उन्होंने 1950 में जो उनकी कोalition इंटरिम गवर्नमेंट थी, वहाँ से उन्होंने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि उनके जो रिलेशन विद पाकिस्तान, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी थे वो, एंड बाद में लोकसभा में उन्होंने जो अभी पॉलिसी है बीजेपी की, तो बीजेपी भारतीय जनसंघ से ही निकली है और भारतीय जनसंघ के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। इनके 3 जो पॉलिसीज थे कि ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसको ख़त्म किया जाए, अरेस्टेड ड्यूरिंग जनसंघ एजिटेशन अगेंस्ट कश्मीर पॉलिसी उन्होंने एजिटेशन किया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, एंड ऑफ कोर्स राफेल। तो ये 3 आइडियोलॉजी हैं भारतीय जनसंघ की, जो कि बीजेपी है। भारतीय जनसंघ फॉर्म हुई 1951 में। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इंटरिम गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू की छोड़ दी। कश्मीर इशू को लेकर, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने ये रिजाइन किया था, एंड वो उसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे इस पार्टी के। एंड इसका अगर हम लीनियस ट्रेस करें तो ये राष्ट्रीय सेवक संघ एंड हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस, स्कूल से इनका एसोसिएशन था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद सरदार पटेल ने, क्योंकि राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस को बैन कर दिया था, बिकॉज आरएसएस वाज बिलीव्ड टू बी बिहाइंड द असैसिनेशन ऑफ गांधी, इसलिए आरएसएस को बैन कर दिया गया। तो फिर ये नई ऑर्गेनाइजेशन आ गई विच वाज कॉल्ड भारतीय जनसंघ, जिसके फाउंडिंग मेंबर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। द जनसंघ वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज, इसकी जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी डिफरेंट थी। ये बिलीव करते थे कि अगर एक कंट्री है तो एक कल्चर, एक नेशन होना चाहिए, एंड बिलीव दैट कंट्री could become modern, progressive and strong on the basis of Indian culture and traditions. The party called for a reunion. ये अखंड भारत की बात करते थे कि पाकिस्तान और इंडिया को यूनाइट हो जाना चाहिए। The party was in the forefront of the agitation to replace English with Hindi. वो चाहते थे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बने, इंग्लिश का में काम होना बंद हो और हिंदी को मान्यता मिले, बिकॉज ये हमारी भाषा है, एंड इंग्लिश में काम करना बंद करना चाहिए। ओके, द पार्टी वाज अ कंसिस्टेंट एडवोकेट। वो चाहते थे कि दैट इंडिया शुड डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, स्पेशली आफ्टर चाइना कैरिड आउट इट्स एटॉमिक टेस्ट इन 1964। चाइना ने पहले एटॉमिक टेस्ट किए, फिर हमने किए, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने किए, लेकिन चाइना ही हमारे लिए मेन थ्रेट था। फिर चाइना दे कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1964। भारतीय जनसंघ का मानना था कि इंडिया शुड ऑल्सो go in for nuclear weapons. 1950 में जनसंघ remained on the margins of electoral politics and was able to secure only 3% votes, only 3 लोकसभा seats. उनको 1952 के इलेक्शन में केवल 3 लोकसभा सीट मिली, and 4 seats in 1957 के जनरल इलेक्शन में। तो शुरुआत के 3 इलेक्शन में देखते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ सक्सेस नहीं मिली। In the early years, its support came mainly from the urban areas, like in Hindi-speaking states like Rajasthan, Madhya Pradesh, Delhi. इसके पार्टी के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, दीनदयाल उपाध्याय and बलराज मधोक। The भारतीय जनता पार्टी traces its roots to the भारतीय जनसंघ, और इस भारतीय जनसंघ से ही जो पार्टी बाद में आई वो है बीजेपी। वो
श्याम प्रसाद मुखर्जी को ही अपना लीडर, दीनदयाल उपाध्याय यही इनके लीडर्स हैं और यही बीजेपी की आइडियोलॉजी भी है। दीनदयाल उपाध्याय वो फुल टाइम आरएसएस के वर्कर थे सिंस 1942, फाउंडर मेंबर ऑफ द भारतीय जनसंघ, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द लेट प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनसंघ, इनिशिएटेड द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल मैनेजमेंट। तो दो सबसे बड़े जो लीडर्स हैं भारतीय जनसंघ के वो यही है, दीनदयाल उपाध्याय एंड श्याम प्रसाद मुखर्जी। ओके, और यही आइडियोलॉजी है बीजेपी की। So this is about the era of dominance by one party, that was the Indian National Congress. The reasons why they were dominating, and so this is the first phase, and then in the second phase we will see politics of planned development. Iska I think we have to check, but one question इसमें important है, that is Niti Aayog. The rest I think has been deleted from your syllabus. So we will be covering Niti Aayog. That is an important aspect. Okay, so that we will be doing in the next class. That's all I will.